बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 6 शेयर करनी हैं। 6 स्टोरीज़ बहुत ही अहम बल्कि अहम तरीन स्टोरीज़ हैं। बड़ा धमाका होने वाला है। ये क्या चक्कर है? इस धमाके पे मैं बात करता हूँ। आप सुन रहे हैं, मैंने पिछली मुतअद्दिद वीडियोज़ में आपको बताया भी है, साकिब निसार भी फंसने वाला है, बल्कि साकिब नासूर वो मुल्क से बाहर बैठा है। तो फिर क्या होगा अगर वो वापस नहीं आता? आज भी उसका बयान था कि मैं मुल्क से बाहर बैठा हूँ, तो वो हुकूमत ने जो करना है कर ले, मेरा फैज़ हमीद के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है वगैरह। लेकिन फिर भी बड़ी परेशानी है, बहुत ही अजीब सा एक सूरत हाल है। कोई बड़ा धमाका होने वाला है। ये क्या चक्कर है? साकिब नासूर की बात हो रही है और फिर कहते हैं धमाका भी बड़ा होने वाला है, वो है भी मुल्क से बाहर। ये चक्कर कोई बहुत गहरा है। ये अभी आपके सामने मैं बयान करने लगा हूँ और सुना है कोई बहुत बड़ा गवाह भी सामने आने लगा है, वो भी इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी। और तहरीक इंसाफ के एक बड़े रहनुमा के भारत के साथ रवाबित पकड़े गए हैं। ये भी बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और जब मैं वज़ीर था तो मुझे कहा गया कि ये करो और मैंने इनकार कर दिया। ये बड़े होश उड़ा देने वाला इंकशाफ है। और मलिक अहमद ख़ान साहब ने जनरल बाजवा के बारे में एक बड़ा इंकशाफ किया है, उस पर बात करनी है। मुबारक सानी केस जिस पे बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ, वो दोबारा लग गया है जनाब समात के लिए, उस नज़रसानी समात के लिए अपील लग गई है, इस पे बात करनी है। और PTI खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत यानी अली अमीन गंडापुर की हुकूमत, उसके करप्शन के बड़े चर्चे हैं, इस पर भी बात करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं। प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए जो जोड़ों वाला पानी पी रही है इस गर्मी में, और अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। अल्लाह के घर के सामने हम लगाते हैं और आजकल तो साथ शजरकारी भी करते हैं, 2-2 दरख्त भी लगाते हैं। उसका भी हमने कहा कि आपके उसके साए तले जब लोग बैठेंगे उसका सवाब भी आपके मरहूमीन को पहुँचेगा इंशाअल्लाह। ये बड़े धमाके की क्या बात है। इस धमाके से पहले मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, और खैबर पख्तूनख्वा के ये साबिक वज़ीर अजमल वज़ीर साहब, उनका नाम भी अजमल वज़ीर है और वो साबिक वज़ीर हैं, उन्होंने बहुत बड़ा एक इंकशाफ किया है। और वो इंकशाफ कौन सा है ये ज़रा सुन तो लें, फिर मैं उस बड़े धमाके पे भी आ रहा हूँ। जून की बात है, आई थिंक 2020। दैट टाइम ये इंफॉर्मेशन वजारत मेरे पास थी। तो हाँ, मेरे पास एक दिन हमें असर का टाइम था, कोई आया और मुझे उन्होंने कहा कि जी कोई ज़रूरी काम है। तो जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे एक वो दिया, एक कागज़ थी, या बल्कि व्हाट्सएप पे मुझे एक मोबाइल पे दिखाया गया कि जी हम आपको व्हाट्सएप करते हैं और ये कल तक खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन तमाम अखबारों में आने चाहिए। तो मैंने जब उसको देखा तो उसका टाइटल था गद्दार बाप का गद्दार बेटा। तो मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ। और इस पे काफ़ी ले दे हुई, लेकिन वो मैंने नहीं होने दी। और जो आए जिन्होंने दिखाया वो कौन थे? अब कौन था कौन नहीं था, काशिफ आप खुद अंदाजा करें कि कोई खाला जी का घर तो था नहीं कि मेरे पास ऐसे कोई आ जाता। तो कोई होगा इतना तगड़ा कि मेरे पास आ सकता था और मुझे ये कह सकता था ना। आप इससे आप अंदाजा लगा लें। लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया। हाँ, मुझे फिर ये कहा गया था कि इसके रिपरकशन होंगे और मुझे फिर उसके रिपरकशन पे करने पड़े। और मुझे मेरे ख्याल में कि उसके 15 दिन के बाद मुझे एक जाली ऑडियो पे हटा दिया गया। फिर 1 साल मेरे खिलाफ कमीशन बनाया गया और फिर उस कमीशन में मैं पेशिया भुगतता रहा। ये थे अजमल वज़ीर साहब, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। और ज़ाहिर है फैज़ साहब पकड़े गए हैं, वो ज़ेर अताब हैं, उनका नेटवर्क भी पकड़ा गया है। अब उनको पता है कि जनाब ये तो अब पकड़ा गया है, इसने दोबारा उठ नहीं सकना। अब सारी बातें, ये तो फैज़ साहब का बंदा होगा ना। ये कादी फैज़ीसा के बारे में कह रहे थे कि मेरे पास कोई बंदा आया और मुझे कहता है कि कादी फैज़ीसा के ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, और उसका उन्वान यही था गद्दार बाप का गद्दार बेटा। अब समझ आ गई आपको। और वो कह रहा है कि वो कादी फैज़ीसा के ख़िलाफ़ वो जो है ना, और मैंने मना कर दिया।
اور میں نے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد 15 دن کے بعد مجھے ہٹا بھی دیا گیا. پھر پیشیاں بھی بھگتائی گئیں، پر اس کے ریپرکیشنز بھی میں نے بھگتے. تو وہ یہ صورتحال. اب چونکہ فیض صاحب پکڑے گئے ہیں، فیض حمید صاحب، اور ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، کورٹ مارشل کی کارروائی میں اب اس طرح کی کئی باتیں سامنے آئیں گی. یہ کیا بات اس وقت نہیں کر سکتے تھے؟ اکثر و بیشتر جو جنگ کے بعد موقع یاد آتا ہے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. یہ بالکل بات ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہی ہے. میں نے 2 ان کے اور دوستوں سے بھی یہی بات کنفرم کی ہے جن کے ساتھ انہوں نے اسی وقت ڈسکس بھی کیا تھا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس وقت نہیں کہہ سکتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ اب حالت یہ ہے کہ وہ جنرل فیض صاحب جب ریٹائر ہو گئے تب تک بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے. بہادر یہ اتنے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا. اور جب ان کو پتہ چلا کہ وہ تو پکڑا گیا اور ان کا کورٹ مارشل شروع ہو گیا ہے، تب اس کے بعد انہوں نے تو بہت سارے اور لوگ بھی ایسے نکل رہے ہیں آپ گواہیوں کے کہ جو کہہ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے ثاقب نثار کا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ جنرل فیض، عمران خان اور ثاقب نثار ان کا گٹھ جوڑ تھا. وہ گٹھ جوڑ پکڑا بھی گیا ہے. وہ کوئی آئی فون پکڑا گیا ہے جنرل فیض کا، اور اس میں بھی بہت سارے شواہد موجود ہیں. اور ثاقب نثار، جنرل فیض اور عمران خان اور ان کا یہ ٹرائکا اور سارا کچھ. اچھا بہت ساری چیزیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یار کیا صورتحال ہے. ثاقب ناصور تو بیٹھا ہے باہر. آج بھی میں اس کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں میں ملک سے باہر بیٹھا ہوں، حکومت نے جو کرنا ہے کر لے، میرا جنرل فیض کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا اب ابھی تک تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے آنے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ وہ باہر کو اسائلم وغیرہ کوئی لے رہے ہیں، کوئی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اگر وہ وہاں لمبا ہو گیا اور نہ آیا تو حکومت کیا کر پائے گی؟ حکومت باقیوں کو لے آ سکی ہے. حکومت تو کسی کا وہ پاسپورٹ نہیں کینسل کر پائی ابھی تک. حکومت تو کسی کا آئی ڈی کارڈ بلاک نہیں کر پائی. اب وہاں نواز شریف بیٹھا تھا تو ان کے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ وہ تو بلاک کر دیے تھے. لیکن باقی لوگ جو معید پیرزادہ یا دوسرے وہ اور بہت سارے لوگ ہیں، ان کے پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ کیوں نہیں وہ بلاک کر رہے؟ کیونکہ وہ ہر وقت ملک دشمنی کر رہے ہیں تو ان کے بھی تو کریں. بیچ میں کوئی کوشش ہوئی تھی، بیچ میں کالے بھونڈ آ گئے تھے. اچھا اب معاملہ بڑا سنگین ہے اور بڑا خطرناک ہے، خطرناک ترین ہے. میں نے کل ایک بات کی، آپ نے اس کی گواہی بھی دی، متعدد لوگوں نے کامنٹس میں بھی. میں نے کہا آپ نے نوٹ کیا کہ جب سے جنرل فیض گرفتار ہوئے اور ان کا کورٹ مارشل شروع ہوا تو حامد میر صاحب کا تجزیہ تبدیل ہو گیا. حامد میر صاحب کا تجزیہ اور تبصرہ بڑے اچھے بچوں والا ہو گیا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا ڈیفینیٹلی، میں نے بھی نوٹ کیا. آبزرویشن رکھی کریں، ٹھیک ہو گیا نا. لوگوں پر نظر رکھی کریں، لوگوں کو گھرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہوا دیکھا کریں، ٹھیک ہو گیا نا. اور ان کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھا کریں اور ان کو کہا کریں کہ آپ اس وقت ٹھیک تھے یا اس وقت ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے جب ثاقب نثار باہر ہیں تو ادھر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ معاملہ بڑا میں نے کہا یار یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ثاقب نثار کا اور بڑا کوئی دھماکہ ہونے والا ہے اور وہ بہت بڑا کوئی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے اور ایسا خطرناک دھماکہ ہونے والا ہے کہ یاد رکھیں گے لوگ یہ وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک، میں نے اس کو قریدنا شروع کیا، میں نے اس پر کام شروع کیا. پھر مجھے پتہ چلا کہ یار بات یہ ہے کہ ثاقب نثار بھلے باہر بیٹھے ہوں، ان کے خلاف پہلی بات تو یہ ہے کہ کارروائی کا شروع ہو جانا بہت بڑی بات ہے. ایک ڈی جی ISI ایکس، ایک سپریم کورٹ کے یعنی چیف جسٹس آف پاکستان، فارمر چیف جسٹس آف پاکستان، بذات خود بہت بڑی بات ہے. دوسرا جو اصل معاملہ ہے، ثاقب نثار عمر عطا بندیال کے ساتھ رابطے میں رہے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. ثاقب نثار تو کب کے چلے گئے تھے نا، اور اس کے بعد جو آنے والے ہیں کچھ ان کے ساتھ رابطے میں رہے. آپ کہیں گے کہ وہ عمر عطا بندیال تو ادھر ہی ہیں، یہ بھی بہت بڑا دھماکہ ہے. لیکن اس سے بھی ایک بڑا دھماکہ ہے بھائی، اور وہ بڑا دھماکہ یہ ہے کہ ثاقب نثار کچھ اپنے لگائے گئے پودوں کے ساتھ وہ تھے رابطے میں، اور وہ جو اپنے لگائے گئے پودے ہیں کالے بھونڈ وہ اب بھی موجود ہیں. پریشانی والی بات یہ ہے، دکھ والی بات یہ ہے، حافظ صاحب نے کہتے ہیں نا کہ جیسے وہ دکھتی رگ پہ پیر رکھ دیا ہے، دکھتی رگ پہ نہیں، وہ کیا کہتے ہیں،
पूछड़ पे पैर रख दिया है। ठीक हो गया ना, बड़ा भारी बूट रखा है हाफिज साहब ने, और तोता जिसमें वो दरिया में दरख्त, दरख्त के ऊपर पिंजरा, पिंजरे में तोता, तोते में मेरी जान। हाफिज साहब ने जाके उस तोते का गाटा मरोड़ना शुरू कर दिया है। अब बहुत सारों की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। जैसे मैंने आपको हामिद मीर साहब का तजिया और तब्दील होता हुआ मिजाज और तब्दील होते हुए तजिए और यूथिया वायरस निकलना और ये वो सारा कुछ बताया। अब मसला ये है कि आपने नोट किया होगा कि कुछ काले भोंड वो चुप कर गए हैं, उनको चुप लग गई है, उनके रिमार्क्स आने बंद हो गए हैं। उन्होंने ज़्यादा, काले भोंडों ने कोई ज़्यादा हल्ला गुल्ला, क्या फैज़ क्या पकड़े जिनकी बहुत सारों की फैज़ याबी ख़त्म हो गई है, फैज़ क्या पकड़े जिनका बहुत सारों की नब्ज़ चलना बंद हो गई है। ये बड़ा अजीबो गरीब मामला है। ये बहुत मुसीबत वाली बात है कि यार ये किया। फैज़ के टेलीफोन से, फैज़ की बातों से बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, और वो कहते हैं भाई कि फैज़ क्या पकड़े कि बहुत सारों की रगें दब गई हैं, बहुत सारे चुप लग गई है उनको। अब वो बहुत सारे लोग हैं, कुछ के मुझे पता है अब भी, तो वो असल में मामला ये है कि अब परेशानी वाली बात ये है, कुछ हाजिर सर्विस जजेस के साथ मुबैना तौर पर जनरल फैज़ का साकिब नासूर के ज़रिए राब्ता था। वो राब्ता पकड़ा गया। वो कैसे पकड़ा गया? कुछ तो मैसेजेस, कुछ दूसरी चीज़ें, कुछ कालें पकड़ी गई हैं मेरे भाई, जिस पे वो कुछ केसेस के बारे में साकिब नासूर इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, और वो इंस्ट्रक्शंस पकड़ी गई हैं, और साकिब नासूर उनको बता रहे थे कि इस केस का फ़ैसला ऐसे होना चाहिए, और जैसे बता रहे थे फिर फ़ैसला भी वैसे ही हो गया। अब ये बड़ी परेशानी वाली बात है। अब बहुत सारों की, वो कहते हैं ना, सप्लाई लाइन कट गई है। अब बहुत सारों की रगों में खून थम गया है। ये बहुत, यार ये क्या हुआ है? वो वाली बात है कि शरीक जुर्म पकड़ा जाए ना, तो फिर जो बाकी वाले होते हैं वो इधर उधर बिलों में घुसना शुरू कर देते हैं। भाई यार किसी भी वक्त वो हमारा नाम ले लेगा, और हमारा नाम लेगा तो पुलिस का छापा ठक लगेगा। तो यहाँ पे मामला ये है, यहाँ पे मामलात ये हैं। और अब तो बहुत सारी चीज़ें, अब तो रिपोर्ट होने लगा है कि पिंकी पीरनी, जिसको जनरल फैज़ ने लॉन्च किया था, और मुझे जनरल फैज़ के पक्के बंदे ने बताया था, कोई चैलेंज कर दे मुझे कि ये हमने लॉन्च किया है पिंकी पीरनी को। ठीक हो गया, और ये सबसे पहले मेरी टाइम लाइन मौजूद है। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, मैं चैलेंज वाले अल्फाज आमतौर पे बड़े कम इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये वो कोई सहाफ़ियाना अंदाज़ नहीं है इस हिसाब से। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप चेक कर लें मेरी टाइम लाइन को, और ये जो मैंने वीडियो की थी कि ये जनरल फैज़ ने प्लांट की है, किसी ने इससे पहले अगर कहा हो तो मैं इसका जुर्माना दूंगा। मेरी वीडियो मौजूद है, और मुझे जनरल फैज़ के बंदे ने बताया था कि पिंकी पीरनी को हमने लॉन्च किया था, और जिस तरीके से लॉन्च किया, अब जो चीज़ें बहुत सारी सामने आई हैं, अब पिंकी पीरनी ख़ुद को कहा जा रहा है, और फरागोगी को बचाने के लिए वो वादा माफ़ गवाह भी बन सकती है। ये बातें बड़ी ज़बरदस्त हैं। अब थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अभी तो रऊफ़ हसन साहब के राब्ते पकड़े गए हैं इंडिया के साथ, रॉ के साथ, करण थापड़ के साथ, जो कि रॉ के माउथ पीस हैं, और उनके साथ, और फिर वो साथ वो कह रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात, जब इस तरह के कुछ राब्ते पकड़े जाते हैं, उसमें पता होता क्या है? उसमें जनाब ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको, अब वो करण थापड़ इसको कह रहा है कि भाई ये जो आपके ये वाले चीफ़ हैं ना, आर्मी चीफ़ हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब, ये इंडिया के लिए बहुत हार्ड लाइनर हैं, बहुत सख्त हैं। जो बाजवा साहब थे वो ज़रा फ्रेंडली मैच था, वो गुडी खेल रहे थे, समझ आ गई आपको? ठीक है ना? और ये वाले, और ये उनको शिकायतें लगा रहे हैं, ये उनको उस तरीके से शिकायतें लगा रहे हैं कि यार ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, वो सारी। इससे पहले अमेरिकन कुछ सहाफ़ियों के साथ, कुछ लोगों के साथ भी इनकी गुफ्तगू और इनके मैसेजेस पकड़े गए थे। इसका मतलब ये भी है कि अब इनका व्हाट्सएप भी मुकम्मल कंट्रोल में है, और बहुत सारों के व्हाट्सएप कंट्रोल में है। ठीक हो गया ना? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये अब इंडियन के साथ, अब ये इंडियन को जो है ना, उनको लगा रहे हैं। कभी तो नवाज शरीफ की भी गुफ्तगू आई होती ना,
जिनका कहा गया था वो जनाब उनकी मिलों में वो ताहिरुल कादरी साहब जो दिहाड़ी लगाने के लिए पाकिस्तान आते हैं, बाकी बाहरी होते हैं, वो जनाब ताहिरुल कादरी साहब वो उन्होंने कहा था इनकी मिलों में इतने रा के एजेंट काम कर रहे हैं, वो किधर गए? मैं तो हैरान हूँ। इस्लाम के नाम पे लोग गद्दारी करते हैं, मुनाफकत करते हैं, ठीक हो गया ना, ये इस तरीके की मुनाफकत। और जब से उन्होंने कोई टूल के तौर पे, एजेंट के तौर पे किरदार अदा किया, मुनाफकत का भयानक चेहरा, तब से उसकी इज़्ज़त खाक में मिल गई है। इतना पढ़ा लिखा बंदा था, लेकिन जब से वो यूथियों के साथ लगा तब से इज़्ज़त खाक में मिल गई है। अब वो पाकिस्तान आना बंद हो गया है, वही दिहाड़ी लगाने के लिए और वही वो हमारी सराइकी में कहते हैं उगाड़ी करने के लिए वो आते रहते हैं, बाकी वो उधर ही रहते हैं, बाकी वो शर्म से आ नहीं सकते। ताहिरुल कादरी इस तरीके की वो बात है। तो वो अब मसला ये है कि कहा जा रहा था कि अब ये साबिर शाकिर, अल्लाह का भी क्या कुदरत का इंतकाम है। साबिर शाकिर और ये भट्टी, ये आरिफ हमीद भट्टी और साबिर शाकिर और पता नहीं 2-3 और बैठ के एयरवाई पे कहा करते नवाज शरीफ ने पता नहीं को कितने अरब डॉलर के कितने अरब वहाँ इंडिया मनी लॉन्ड्रिंग की है। वो 1 रुपए की नहीं साबित कोई कर सका। और वो बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मैं अपने मामला अल्लाह पे छोड़ रहा हूँ, कोई नहीं। अब जिनके जो बहुत बड़े, अब वो अब्राहम लिंकन वाली बात है कि आप थोड़े लोगों को ज़्यादा वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप ज़्यादा लोगों को थोड़े वक्त के लिए भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आप सारे लोगों को सारे वक्त के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लेकिन अब्राहम लिंकन के साथ मैं एक जुमले का इजाफ़ा कर सकता हूँ कि आप सारे यूथियों को सारे वक्त तक, बल्कि कब्र तक, कब्र के जाने तक बेवकूफ़ बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ना तो सवाल करना है, ना तनकीद करनी है, ना एतराज़ करना है। सवाल होता है अक्ल से, और अक्ल होती है अपर चैम्बर में, और अपर चैम्बर है यूथियों का खाली। इस वजह से आप सारे यूथियों को कब्र तक बेवकूफ़ बना सकते हैं, क्योंकि वो शख्सियत परस्त यूथी हैं। उनके बस अक्ल में जिस किसी ने जो गिराजत ठोंस दी, बाकी उन्होंने अक्ल तो इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अपर चैम्बर उनका खाली है। अक्ल वो क्या इस्तेमाल करेंगे? तो जनाब मलिक अहमद ख़ान ने एक बड़ी अहम बात की है, और इस पर मुझे हैरानी भी हुई है। उन्होंने कहा जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं मांग रहे थे, ठीक है ना। जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं मांग रहे थे, बल्कि वो जो अभी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ है ना, मिर्ज़ा शमशाद साहब, वो क्या नाम उनका, तो वो जो है ना, उनको आर्मी चीफ़ लगाना चाह रहे थे, ठीक हो गया। तो उनको जो आर्मी चीफ़ लगाना चाह रहे थे, लेकिन वो एक्सटेंशन नहीं मांग रहे थे। चंद रोज़ पहले वज़ीर दिफा ने कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने, कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन मांग रहे थे, और उन्होंने कहा कि अगर मुझे एक्सटेंशन ना दी गई तो मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। अब दोनों का ताल्लुक़ नून लीग से है। एक पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब, और एक यहाँ MNA भी हैं और वज़ीर दिफा भी हैं। और मैं कुर्बान जाऊँ, अब दोनों एक दूसरे के उलट बात कर रहे हैं एक ही बंदे के ख़िलाफ़, एक ही बंदे के बारे में। एक कह रहा है कि जनरल बाजवा ने कहा कि मुझे एक्सटेंशन दें, नहीं तो मैं मार्शल लॉ भी लगा सकता हूँ। दूसरा कह रहा है कि नहीं, वो एक्सटेंशन नहीं मांग रहे थे अपने लिए, बल्कि वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को वो कह रहे थे इसको बना दें आर्मी चीफ़। अब मैं कुर्बान जाऊँ किसका? वो वाली बात है। वो हमारे दोस्त हैं शाहिद मेतला साहब, बहुत ही निडर सहाफ़ी हैं। उन्होंने वो ठीक कह रहे कि ये ख्वाजा आसिफ हों या ये मलिक अहमद ख़ान हों या कोई भी, ये पैगाम रसानी कर रहे थे। शाहिद खान अब्बासी हों, ये सारे पैगाम रसानी कर रहे थे। वहाँ यहाँ से पैगाम लेके, सफ़ारशें लेके वहाँ लंदन में जा रहे थे। तो एक वो कह रहे हैं, एक ये कह रहे हैं। माशाअल्लाह, मैं कुर्बान जाऊँ दोनों की फ़हम फ़रासत पर। मुबारक सानी केस नज़रसानी के लिए अपील लग गई है भाई। पंजाब हुकूमत ने वो अपील लगाई है, और 22 अगस्त को मुकर्रर भी हो गई है अपील। और काजी फ़ायज़ साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब और जस्टिस इरफ़ान सादत साहब,
3 रुकनी बेंच है, नज़रसानी की अपील है, कुछ शिकों पर एतराज़ था। अब देखते हैं कि पंजाब हुकूमत की अब जो अपील, नज़रसानी अपील एक तरह से मंजूर हुई है, मंजूर से इस मुराद कि वो लग गई है अपील, और वो लगती है तो उसमें कोई चेंजेस आती हैं या उसी तरह से रहती हैं, या उनकी कोई एक्सप्लेनेशन की जाती है, क्या होता है। अब इस पे ये देखते हैं कि होता क्या है। PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के करप्शन के चर्चे हैं। अब सुना है कि खान साहब ने जुनैद अकबर और, अच्छा ये भी बड़ी मज़े की बात है कि वो जुनैद अकबर और आतिफ़ खान, उन दोनों ने शकील खान का साथ दिया और कहा है कि शकील खान ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अली अमीन गंडापुर करप्शन कर रहा है। ये तो एक CNW की वजारत की बातें हुई हैं जहाँ पर करोड़ों रुपए करप्शन के और घपलों के, और बात यह है कि अली अमीन गंडापुर ने वडे घर के नाम पर झूठ बोल के 10 करोड़ वहाँ से ले लिए, 20 करोड़ खुद बटोर लिए और 10 करोड़ को वडे घर के नाम पर ले लिए, और उनको पता ही कोई नहीं था। बाकी कुछ अनासर होते होंगे वो लेते रहे हैं पहले भी, मुझे पर्सनली भी पता है। लेकिन अली अमीन गंडा, अब वो वही वाली बात है ना कि आप जब किसी बुराई की इब्तदा हो जाए तो फिर उसके बाद, वो हमें याद है कराची में कहा जाता था कि जी वो MKM के लोग या अल्ताफ़ हुसैन साहब या बाकी या उस तरह से जो, जब ये दहशतगर्दी होती और ये बंदे मारे जाते तो, लेकिन अपने मफाद के लिए जो वो मारते थे वो 4-5 और मार देते थे। और मुझे इसी बात से याद आ गया कि अबसार आलम साहब फरमा रहे थे कि अभी वो बहुत ज़ाहिर है उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी। अबसार आलम साहब कह रहे थे कि ये जो अली रज़ा आब्दी साहब MKM के, ये जिनको कत्ल किया गया था, जिनको शहीद किया गया था बहुत बेदर्दी के साथ, इसके भी ताने बाने फैज़ हमीद के साथ मिल रहे हैं। क्योंकि जनरल फैज़ हमीद के वो बंदा, और वो बंदा कौन सा था, वहीं पे कोई होगा जो कुछ हो सकता है सेक्टर कमांडर हो, कोई और हो, तो उसका जो ऑफिसर था उस तक वो ताने बाने मिले। तो इनको क्यों मरवाया, कि अपने बिहाफ पे मरवाया, कुछ अपना इख्तलाफ था, या कुछ कोई बॉस का किसी का इख्तलाफ था, या कोई और इमरान खान का इख्तलाफ था, ये तो पता चल जाएगा ना, ये तो लग जाएगा पता कि क्या सूरत हाल है। अब जुनैद अकबर ने शकील खान के हक़ में ट्वीट किया और साथ ही आतिफ़ खान ने भी ट्वीट किया कि बिल्कुल ठीक कह रहा है, अली अमीन करप्शन कर रहा है, और ये जो शकील खान है ये बहुत ईमानदार आदमी है और इसने करप्शन की जाके शिकायत की और इस पर हटा दिया। दूसरे दिन उन्होंने जुनैद अकबर को भी हटा दिया। अब मुझे जावेद नसीम साहब बता रहे थे, एक्स MPA भी हैं, इनके एक्स मुशीर मुआविन ख़ुसूसी भी हैं PTI के, वो बता रहे थे कि मैंने इमरान खान को एक मरतबा ये अली अमीन और इन सारों की ना करप्शन की फ़ाइल दी। इमरान खान ने वो इनको बुला लिया, वो फ़ाइल इनकी तरफ फेंकी और मेरे लिए गाली दे के कहा कि इसको चुप कराओ। तो बाहर आया वो अली अमीन गंडापुर वो फ़ाइल लेके, और उसने मुझे मैसेज किया या फ़ोन किया या जिस तरह से भी कहा, उन्होंने कहा जाओ मेरी शिकायत दोबारा लगाओ। इमरान खान ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, ये वो फ़ाइल तुमने दी थी ना, ये फ़ाइल मेरे हाथ में है। ये बात बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं इसको जो बंदा पैसे देता रहे ना, भले वो करप्शन करे, भले कुछ भी करे, वो उसी को पसंद करता है, वो दूसरे को नहीं। वो कहते हैं मैंने ये शकील खान को कहा था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, इसको आपको भुगतना पड़ेगा, और उस तरह से भुगतना पड़ा। और जुनैद अकबर ने जो इस तरह से बात की तो उनको भी भुगतना पड़ा। वो उनके MNA हैं, और जुनैद अकबर जनाब वो इमरान खान के बिल्कुल दस्त रास्त हैं, और उन्हीं के कहने पर तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में उनको फोकल पर्सन के तौर पे लगाया गया था। ये अब ये हालात हैं, ये यहाँ तक ये एक CNW की करप्शन है। बातें देखें तो जैसे वली बनने की कोशिश करते हैं, और यूथियों को इनने चूना लगाया हुआ है। बेवकूफ़, मैंने कहा है ना कि सारे यूथियों को सारे टाइम तक, कब्र तक आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सवाल करना नहीं। सवाल का ताल्लुक अक्ल से होता है, और यूथियों का अक्ल होती कहाँ है? अपर चैम्बर में, और यूथियों का अपर चैम्बर खाली है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।